आज गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली की। बनारस के बाद ये दूसरी रैली थी कांग्रेस की और बनारस की तरह गोरखपुर में भी काफ़ी भीड़ जुटी, जिसको लेकर जो राजनीतिक समीक्षक हैं और राजनीति के जानकार हैं वो आश्चर्य जता रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत अरसे बाद, लगभग 3 दशक बाद इतनी बड़ी रैली की है गोरखपुर में। और निश्चित रूप से एक बड़ी रैली थी, क्योंकि जिस जगह पर ये रैली हुई, चंपा देवी पार्क में रामगढ़ ताल के सामने ये जगह है, वहाँ पर काफ़ी वर्षों से कई बड़ी रैलियाँ मैंने खुद देखी हैं। यहाँ पर अभी 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती जी की संयुक्त रैली हुई थी, जब दोनों सपा और बसपा मिल के चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। इसके पहले भाजपा की भी कई रैलियाँ यहाँ हुई हैं। तो लगभग मुझे लगता है कि जो 2019 की सपा बसपा की जो संयुक्त रैली थी, उससे भी कहीं ज़्यादा आज कांग्रेस की सभा में लोग जुटे थे। और ये एक इसको बहुत ही ऐसी नज़र से देखा जा रहा है, इसकी समीक्षा हो रही है। भीड़ में भी बहुत सारे लोग मिले मुझसे, जिनसे जो ये बात कहते हुए सुने जा रहे थे कि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ जुट जाएगी, और जगह भी थोड़ी कम पड़ रही थी। उनको लग रहा था वो कब बोल रहे थे कि थोड़ा सा और जगह का इंतज़ाम किया जाना चाहिए था। दूसरी इस रैली की खास बात थी कि इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या थी, और पंडाल के ठीक जो बाएं तरफ का जो हिस्सा था वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं उसमें भरी पड़ी थीं। ऐसा रैलियों में बहुत कम होता है। और जो मुझे जानकारी मिली है कि बनारस की भी रैली बड़ी थी, और लेकिन वहाँ पे महिलाओं की संख्या उतनी नहीं थी कि जितना कि आज गोरखपुर में थी, बल्कि बहुत सारे स्कूल की छात्राएं भी रैली में देखी गई थीं, और उन्होंने प्रियंका गांधी के भाषण में काफ़ी उत्साह दिखाया। तो एक तो जो इस रैली ने ये दिखाया कि जो कांग्रेस ने जो पिछले 2-2.5 वर्षों में जो अपने संगठन को मजबूत कराने का जो प्रयोग किया है, और उसको न्याय पंचायत स्तर तक और ब्लॉक स्तर तक अपना जो संगठन बनाया है, वो अब इतना सक्षम और दक्ष हो चुका है कि वो बड़ी रैलियां कर सकता है। और जिस प्रदेश में कांग्रेस के बारे में कहा, एक लगभग की उम्मीद ही नहीं की जाती थी कि वो एक बड़ी रैली कर सकती है, जैसे कि भाजपा, सपा और बसपा करते रहे हैं, बहुत आसानी से कर लेते थे। उसको आज दिखाया कांग्रेस ने कि वो भी इसमें अब समर्थ हो चुकी है। तो एक कांग्रेस के लिए एक बड़ी सफलता ये देखी जा रही है। खुद प्रियंका गांधी ने भी ये कहा कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस में क्षमता नहीं है, वो आज देख लें कि इतनी भीड़ कैसे आई है, और ये हमारे संगठन की ताकत दिखाता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो आज जो रैली थी उसमें मुख्यतः जो गोरखपुर और बस्ती जो डिवीज़न है, जिसमें 7 ज़िले आते हैं, वहाँ से कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के समर्थक आए हुए थे। बड़ी संख्या में बसों से, ऑटो से, दोपहिया वाहनों से लोग आ रहे थे। और भीड़ ने जो है वो प्रियंका गांधी के लिए बहुत उत्साह दिखाया, खासकर तब जब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाएं दोहराई, जो कांग्रेस ने जो 7 प्रतिज्ञाएं की हैं, बल्कि आज उन्होंने खास तौर पर गोरखपुर की रैली में 2-3 और प्रतिज्ञाओं को जोड़ा, जिसमें उन्होंने अपने भाषण में निषादों को केंद्र में रखा। शुरुआत ही अपने भाषण में उन्होंने निषाद समुदाय के इलाहाबाद में के गांव में निषाद समुदाय के साथ जो पुलिस अत्याचार हुआ था, वहां से उन्होंने जिक्र किया कि जब वो वहां गई थी। और अंत में उन्होंने कहा कि वो जब कांग्रेस की सत्ता आएगी तो मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा, और निषादों का जो वो अधिकार जो उनसे छीन लिया गया था मछली पालन और बालू के खनन में, वो उनको वापस दिलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए ये कहा कि गुरु मच्छिंद्र नाथ के नाम से गोरखपुर में विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि निषाद समुदाय के लोग जो गुरु गोरखनाथ हैं, उनके जो गुरु हैं गुरु मत्स्येंद्र नाथ और मच्छिंद्र नाथ भी उनको कहा जाता है, उनको अपने समुदाय का मानते हैं।
और गोरखपुर की ही जो पार्टी निषाद पार्टी है वो तो इसको जोर से उठाती रही है। तो आज कांग्रेस ने ये जानते हुए भी कि गोरखपुर और आसपास के ज़िलों में निषादों की बड़ी संख्या है और यहाँ के वो राजनीति को वो बहुत प्रभावित करते हैं, और अब उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और फिर 18 का जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसने बीजेपी को यहाँ से हराया था सपा से मिलकर, लेकिन वो भाजपा के साथ चली गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने निषादों को यहाँ पर केंद्र रखा, और प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में 2 बार ये जिक्र किया कि ब्राह्मणों के साथ प्रदेश में बहुत अत्याचार हुआ है। तो ये एक खास बात थी कि ये निषाद और ब्राह्मणों को उन्होंने अपने आज के भाषण में केंद्र में 2 बार किया, और अपने भाषण का अंत भी गुरु मत्स्येंद्रनाथ की जय और गुरु गोरखनाथ की जय से समाप्त किया। और इसके अलावा उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर तीखे हमले बोले, क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है और यहाँ वो काफ़ी राजनीतिक रूप से वो काफ़ी मजबूत रहे हैं। तो आज उन्होंने बहुत ही साफ आरोप लगाया कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो गुरु गोरखनाथ की जो शिक्षाएं हैं जो उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक गोरखवाणी का खासकर उदाहरण दिया कि मन में रह रहा भेद न कह रहा बोलियो अमृत बानी, अगला आज्ञा होगा तो हो और देव तो होगा बाणी। और इसका ये कहते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार जनता पर आग उगल रही है, जबकि गोरखनाथ ये कहते हैं कि हे योगी जो भी कोई आग बनकर जला रहा है तो तुम उसे शांत करो। ये 2 बार उन्होंने ये बात कही कि गुरु गोरखनाथ के जो शिक्षाएं हैं उसके विपरीत यहाँ पर काम हो रहा है। इसके अलावा भीड़ ने सबसे ज़्यादा उत्साह दिखाया जब वो किसानों के कह रहे थे कि सत्ता में आएंगे, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कर्जा माफ़ किया जाएगा, 20 लाख नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा, फिर गन्ना मूल्य 400 रुपये क्विंटल किया जाएगा, धान और गेहूं का भी 2500 रुपये क्विंटल किया जाएगा, और छात्राओं के लिए खासकर जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। इसके अलावा इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट पास लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। तो स्कूटी पर और किसानों को कर्ज माफ़ी पर और 20 लाख रोज़गार पर, इसके अलावा सभी जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करना है, इस पर काफ़ी तालियां बजीं। और एक जो लगता है कि कांग्रेस ने एक बहुत पहले ही एक तरह से अपने घोषणा पत्र को जनता के समक्ष रख दिया है, ये जो 7 प्रतिज्ञाएं, और उस आज गोरखपुर में बहुत और भी कई प्रतिज्ञाएं जुड़ गई उसमें। तो एक तरह से ये घोषणा पत्र कांग्रेस ने पहले ही रख दिया है, और इस घोषणा पत्र के जरिए एक बड़ी लकीर खींच दी है जो सत्ता में है बीजेपी उसके लिए भी, योगी सरकार के लिए भी, और जो विपक्ष में सपा बसपा है उनके लिए भी, कि ये आखिर जो भाजपा है कि उसने जो किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत वादे किए थे, किसानों के गन्ना मूल्य का 14 दिन में भुगतान, बंद चीनी मिलों को चलाना और किसानों की आय दोगुनी करना, उनके कर्ज माफ़ी करना। तो इसमें जो संपूर्ण कर्ज माफ़ी की जो बात उन्होंने रखी है ये एक बड़ी लकीर है, जिसमें अब भाजपा के लिए बहुत कठिन होगा कि इसका जवाब वो किस तौर पर रखे, क्योंकि वो सत्ता में थी और सत्ता में रहते हुए इन तमाम अपने जो संकल्प पत्र थे उनके वादों को वो नहीं पूरा कर सकी, खासकर युवाओं को रोज़गार देने में, किसानों के लिए जो उन्होंने घोषणाएं की थी उसको। और कांग्रेस ने बहुत पहले इस बात को रख दिया है प्रतिज्ञा को, और इसको बहुत प्रचारित किया जा रहा है। सभी वक्ता जो है इसको बार बार उद्धृत कर रहे थे और इस पर भीड़ की ओर से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था। तो ये एक मुझे लगता है कि 2 इस रैली की खास बात थी कि एक कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में बड़ी रैलियां करने में अपने संगठन के बूते सक्षम हो चुकी है। दूसरा, उसने जो अपनी प्रतिज्ञाएं हैं जो एक तरह से चुनावी घोषणा पत्र है उसको बहुत पहले जनता के समक्ष रख दिया है, उसके जरिए एक बड़ी चुनौती बीजेपी योगी सरकार को लिए भी और भी सपा और बसपा के लिए भी एक रख दिया है कि आखिर वो क्या वादा कर पाएंगे। कुछ छोड़ा नहीं है, और इतनी बड़ी वादा करने में बीजेपी असहज हो सकती है क्योंकि वो सत्ता में थी और वो नहीं पूरा कर पाई, और सपा बसपा को इसको फॉलो करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और प्रियंका गांधी ने आज ख़ास तौर पर जो यूपी में अपराध है, महंगाई है,
बेरोजगारी का सवाल है, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं उन सबको सिलसिलेवार उठाया। इसके साथ साथ गोरखपुर और आसपास में जो बंद चीनी मिलें हैं, खुद गोरखपुर में जिस तरह का विकास हुआ है और गोरखपुर एक डूब क्षेत्र में बदल गया है, कई महीनों तक जलभराव रहता है, और ये सब सवाल उठाए और ये कहा कि सरकार जो है वो लोगों के लिए एक ऐसी स्थिति कब उत्पन्न कर दी है कि लोग त्राही कर रहे हैं। तो मुझे आज पूरी इस रैली में दो चीज़ खास बातें लगी कि एक बड़ी रैली में कांग्रेस करने की क्षमता विकसित कर ली है, और करीब 3 दशक बाद इस तरह की एक बड़ी रैली देखी। इसके पहले चुनावी सभाओं में कांग्रेस में लोग जुटते थे, लेकिन तब भी इस मैदान पर या आसपास के ज़िलों में कभी इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। और एक तरह से मुझे लगता है कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद जो हुआ है उसका रण पूर्वी उत्तर प्रदेश बन रहा है, पूर्वांचल बनने जा रहा है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार आ चुके। पहले वो कुशीनगर आए, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, फिर वो इसी गोरखपुर के बगल के ज़िले सिद्धार्थनगर में आए, जहाँ पर उन्होंने प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और दोनों जगह जनसभाओं को संबोधित किया। और उन्होंने अपनी जनसभाओं में कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया था, वो प्रत्यक्ष रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से, बल्कि उन्होंने सपा की प्रत्यक्ष रूप से एक आलोचना की थी कि वो पिछली जो सरकार थी वो एक लूट की सरकार थी और उसमें माफियाओं को लूट की खुली छूट थी। सिद्धार्थनगर की भी सभा में उन्होंने सपा को निशाने पर लिया था। तो लेकिन आज कांग्रेस की रैली में कांग्रेस खुद प्रियंका गांधी ने भी और भी वक्ताओं, खासकर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल और दूसरे जो बड़े नेता थे, उन्होंने बीजेपी के साथ साथ सपा और बसपा पर भी निशाना साधा कि ये इन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, और कांग्रेस जबकि उसकी संख्या भी कम थी विधानसभा में और उसको सांगठनिक तौर पर भी वो कमज़ोर थी, इसके बावजूद उसने सड़क पर लड़ने का काम किया। खुद प्रियंका गांधी ने पहली बार इसमें उस सपा की ओर से जो एक सवाल उठाला गया था कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, इसका उन्होंने बहुत ही तल्ख तेवर में जवाब दिया और कहा कि मैं मर जाऊंगी और मिट जाऊंगी, लेकिन कभी बीजेपी से मिलावट नहीं करूंगी, और सड़क पर हम लोग लड़ रहे हैं, बाकी ये लोग अपने कमरों में बंद हैं। थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया आपको याद होगा। समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया, और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो, कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। तो ये एक आज के पूरे रैली का एक रहा। तो वही मैं इसको आ रहा था कि पूर्वांचल एक रण क्षेत्र बना है, तो इसमें कांग्रेस अपने तरीके से सामने आई है, बनारस में एक रैली करके, फिर गोरखपुर में रैली करके, और अपने जो विपक्ष के तौर पे जो उन्होंने संघर्ष किया उस सारे संघर्षों को गिनाया, चाहे उन्नाव का मसला रहा हो, चाहे हाथरस का रहा हो, चाहे लखीमपुर का रहा हो। और अपनी जो अब कांग्रेस, जहाँ पर कांग्रेस की केवल 7 सीटें थीं, और आज भी बड़े बड़े राजनीतिक समीक्षक इसको कहते हैं कि लगता है कि कांग्रेस 2024 की तैयारी कर रही है, चुनाव तो बस उसके लिए कुछ मामूली सफलताओं का ही लगता है। उसमें कांग्रेस आज ये सीधे सत्ता में आने की बात करते हुए वादे कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक विश्वास कांग्रेस दिखा रही है कि हम 24 में नहीं 22 में भी पूरी दमखम के साथ लड़ाई में है। दूसरा एक बीजेपी है जो कि पूर्वांचल में विकास कार्यों के जरिए और पिछली सरकार की आलोचना के जरिए अपनी बात रख रही है, और 2 सभाएं हुई और फिर अगले महीने फिर प्रधानमंत्री गोरखपुर में आ रहे हैं। तो वो ये दिखाने के लिए कि हमने बहुत काम किया है और हर वर्गों के लिए एक बड़ा काम किया है। इसके साथ साथ अब वो एक जो बीजेपी का दूसरा तरीका है कि जो एक सांप्रदायिक भाषणों का वो भी उनके नेताओं ने शुरू कर दिया है। और एक तीसरा जो सपा है, जो राजनीति के यूपी की राजनीति के केंद्र में है,
वो एक दूसरे तरीके से अपने को पेश किया उन्होंने, और वो भी यूपी को ही उन्होंने एक बड़ी रैली जो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, मऊ में जो रैली हुई वो बहुत बड़ी रैली थी वहाँ, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। और ये गठबंधन एक बहुत ही मजबूत गठबंधन माना जा रहा है सपा और सुभाषपा का, जिससे ये राजनीतिक के जानकार लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 सीटों पर इसका बहुत असर होगा। मऊ और बलिया और इधर देवरिया, खासकर घाघरा नदी के उस पार और इस पास के जो विधानसभा सीटें हैं। तो एक तरह से सपा जो है सामाजिक न्याय की शक्तियों को, छोटे छोटे राजनीतिक दलों को जिनका अपने जाति और समाज पर एक खास तरह का प्रभाव है, उनको अपने साथ लेकर सामाजिक न्याय पर ज़्यादा भरोसा करते हुए आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी है वो अपने काम के सहारे और जो उनका अंतिम अस्त्र होता है हर चुनाव में, एक सांप्रदायिक बयानबाजी के जरिए पोलराइजेशन करना, उसकी तरफ वो बढ़ रही है। और तीसरी तरफ कांग्रेस है जिसने अपने संगठन को एक पुनर्जीवित किया है और संगठन को सक्षम बनाया है, वो उसके जरिए एक दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। और ख़ासकर अपनी जो एक चुनावी घोषणा पत्र जो बहुत पहले लेकर आ गई है, और उसमें इतने बड़े वादे और लोकप्रिय वादे किए हैं कि उसकी काट करना दूसरे दलों के लिए मुश्किल होगा। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।